नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15 एवं 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 रहता है, वह संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 6, 9, 12, 15 एवं 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं हम उस संख्या का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम यहाँ भाग किससे दे रहे हैं? हम यहाँ भाग दे रहे हैं 6 से, 9 से, 12 से, 15 से एवं 18 से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी संख्या का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इन सभी संख्या का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है? 18 है। तो हम सबसे पहले 18 का फैक्टर करेंगे। तो देखिए 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 हो जाएगा। उसके बाद हम 15 का फैक्टर करेंगे। तो देखिए 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 गुने 5, 3 है, हमें 5 लेना पड़ेगा। उसके बाद हम 12 का फैक्टर करेंगे। तो देखिए 12 का फैक्टर क्या होता है? 2 गुने 3। देखिए 2 है, 3 है, हमें 1, 2 लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? 9 है। देखिए 9 का फैक्टर क्या होता है? 3 गुने 3 है। उसके बाद क्या है? 6 है। तो देखिए 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 है। अब देखिए हम यहाँ गुना कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 गुने 3 9 में 2 से गुना करेंगे 18 में हम 5 से गुना करेंगे 90 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 180। तो देखिए 180 वह न्यूनतम संख्या होगा जो इन सभी से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे इन सभी से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस न्यूनतम संख्या में हम 2 ऐड कर देंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 182। यानी 182 वह न्यूनतम संख्या होगा जिसे 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में हमारा शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया? 182 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 2 संख्याएं ऐसी है कि उनके योगफल, अंतर और गुणनफल में 11:1:90 का अनुपात है। संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है? हमें क्या निकालना है? संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। तो हमें सबसे पहले दोनों संख्या निकालना होगा। तो देखिए हमने मान लिया कि जो हमारी 2 संख्या है ए और बी है। हमने मान लिया कि जो हमारी 2 संख्या है ए और बी है और ए जो है बी से बड़ा है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या के योगफल, अंतर और उनके गुणनफल का रेशियो दिया है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a + b = a - b = a गुने b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 11:1:90 लिख सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ मान लिया a + b = 11 यूनिट। तो यहाँ से हमारा a - b इक्वल टू क्या हो जाएगा? a - b इक्वल टू हो जाएगा 1 यूनिट और a गुने b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 90 यूनिट। अब देखिए हम इन दोनों इक्वेशन से a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम इन दोनों इक्वेशन को अगर आपस में ऐड करेंगे तो प्लस का b और माइनस का b आपस में कट जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा हो जाएगा 2a = 12 हो जाएगा। यहाँ से हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a का वैल्यू हो जाएगा 6। अब देखिए हम किसी एक इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए हम यहाँ a का वैल्यू अगर पुट कर लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 6 + b = 11। इस 6 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी 11 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा a और b का वैल्यू निकल के आ गया तो हम यहाँ से a गुने b निकाल सकते हैं। हम यहाँ से a गुने b निकाल सकते हैं। हम यहाँ से a गुने b निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ से हमारा अगर हम a + b = 11 मान के चल रहे हैं तो यहाँ से हमारा a गुने b इक्वल टू क्या है? 90 है। और यहाँ से हमारा a गुने b इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 30 निकल के आ गया। तो देखिए ये 90 जो है 30 का कितना गुना है? ये 90 जो है 30 का कितना गुना है? 3 गुना है। तो हमें जो है a और b का वैल्यू
हमें जो है ए और बी का वैल्यू इसका 3 गुना लेना होगा, यानी हमें ए इक्वल टू कितना लेना होगा 18 और बी इक्वल टू हमें कितना लेना होगा, बी इक्वल टू हमें 15 लेना होगा। अब देखिए हम a इक्वल टू 18 और b इक्वल टू 15 लेके हम एक बार रेशियो निकाल के देख लेते हैं कि हमारा रेशियो 11:1:90 निकल के आ रहा है या नहीं। तो देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18 गुने 15 हो जाएगा, हम यहाँ 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा 11 बार में, ये 3 से 1 बार में जाएगा, 3 से 15 कितने बार में जाएगा 5 बार में, 18 में 5 से गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 11:1:90 निकल के आ गया, अगर हम a इक्वल टू 18 b इक्वल टू 15 लेके चल रहे हैं तो। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहा है दोनों संख्या के वर्गों का योगफल पूछ रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछ रहे हैं। तो देखिए a इक्वल टू हमारा क्या है 18 है, हम 18 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9 4 5, यानी 549 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 549 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है, यदि 5 सर्वाधिक अंक को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है, शीर्ष 5 छात्रों के औसत अंक बताएं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 40 छात्रों का हमें औसत अंक कितना दिया है, 40 छात्रों का हमें औसत अंक 86 दिया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। तो देखिए 5 छात्र का अगर हम अंक निकाल देंगे तो शेष छात्र कितने बच जाएंगे 35, कुल छात्र कितने थे 40, जिसमें से हम 5 छात्र का अंक निकालेंगे यानी शेष छात्र कितने बच जाएंगे 35। अब देखिए 35 छात्र का औसत क्या हो जा रहा है 1 से कम हो जा रहा है, यानी औसत कितना हो जाएगा 86 से 85 हो जाएगा, औसत जो है 1 से कम हो गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, जो 5 छात्र का हम अंक निकाल रहे हैं उनका औसत अंक पूछ रहा है। तो देखिए वो जो है 5 छात्र का अंक निकाल रहे हैं तो अपना औसत तो लेके निकल ही रहे हैं, औसत तो लेके निकल ही रहे हैं, और कितना ज़्यादा लेके निकल रहे हैं जिसके कारण शेष 35 छात्र का औसत जो है 1 से कम हो जा रहा है। यानी पहले औसत कितना था 86 था, अब औसत कितना हो गया 85, यानी ये जो 35 छात्र के योग में से 35 एक्स्ट्रा लेके निकले होंगे तब जाके औसत जो है 1 से कम हुआ होगा। अब देखिए इस 35 को अगर हम इस 5 छात्र में बराबर बांट के अगर इस 86 में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 5 छात्र का औसत अंक निकल के आ जाएगा। हम इस 35 को 5 में बांटेंगे तो देखिए 5 से 35 कितने बार में जाएगा 7 बार में, हम 86 में अगर 7 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 93, यानी 5 छात्र का औसत अंक कितना निकल के आ गया 93 निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 93 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है, यदि सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिलता है तो ए का वेतन ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, ए का वेतन निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में तीनों के वेतन का हमें रेशियो क्या दिया है, ए बी और सी के वेतन का हमें रेशियो कितना दिया है 3:2:9 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि ए का वेतन 3 यूनिट है, बी का वेतन 2 यूनिट है और सी का वेतन कितना है 9 यूनिट है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी को बी से 2100 रुपया ज़्यादा मिलता है, सी को बी से 2100 रुपया ज़्यादा मिलता है। अब देखिए यहाँ जो है सी को बी से कितना ज़्यादा मिल रहा है, बी को अगर 2 यूनिट मिल रहा है तो सी को कितना मिल रहा है 9 यूनिट, यानी यहाँ जो है सी को बी से 7 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी को बी से 2100 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, यानी इस 7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 2100 रुपया दिया है। इस 7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2100 रुपया दिया है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 300 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहा है ए का वेतन, तो देखिए ए का वेतन कितना है 3 यूनिट, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 900 रुपया, यानी ए का वेतन कितना निकल के आ गया 900 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 900 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए के वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर है, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपया है, ए का मासिक वेतन ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, ए का मासिक वेतन निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए का
वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। ए के वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। तो हम यहाँ से ए और बी के वेतन का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से परसेंटेज काट सकते हैं। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से 5 बार में जाएगा और ये 5 से 16 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा A/B इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 16:5 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। बी का मासिक वेतन किसके बराबर है, सी के मासिक वेतन के 40% के बराबर है। सी के मासिक वेतन के 40% के बराबर है। तो देखिए हम यहाँ से बी और सी के वेतन का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो ये 20 से 2 बार में जाएगा और ये 20 से 5 बार में। यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा B/C इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 2:5 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें जो है ए और बी के वेतन का रेशियो पता चल गया और बी और सी के वेतन का रेशियो पता चल गया। तो हम यहाँ से ए, बी और सी के वेतन का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो है ए का वेतन अगर 16 यूनिट है तो बी का वेतन कितना है, 5 यूनिट। यहाँ बी का वेतन कितना है, 2 यूनिट और सी का वेतन कितना है, 5 यूनिट। अब देखिए यहाँ बी का वेतन 5 यूनिट है और यहाँ बी का वेतन कितना है, 2 यूनिट। तो हम सबसे पहले बी के वेतन को बराबर करेंगे, यानी सबसे पहले हम इस 5 और 2 को बराबर करेंगे। अब देखिए 5 और 2 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 5 में अगर हम 2 से गुना कर ले और इस 2 में हम 5 से गुना कर ले तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा A/B/C इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो A हमारा कितना हो जाएगा, A हमारा हो जाएगा 32 यूनिट, B हमारा कितना हो जाएगा 10 यूनिट। अब देखिए हम इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा B कितना हो जाएगा 10 यूनिट और C कितना हो जाएगा 25 यूनिट। अब देखिए B हमारा 10 यूनिट है तो C कितना है, 25 यूनिट है। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया, 32:10:25 निकल के आ गया। यानी A का वेतन अगर 32 यूनिट होगा तो B का वेतन कितना होगा, 10 यूनिट और C का वेतन कितना होगा, 25 यूनिट। अब देखिए वार्षिक वेतन और मासिक वेतन का रेशियो हमारा क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में C का वार्षिक वेतन दिया हुआ है। C का हमें वार्षिक वेतन कितना दिया है, 6 लाख रुपया और यहाँ C का वेतन कितना है, 25 यूनिट। यानी इस 25 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 6 लाख रुपया दिया है। इस 25 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 6 लाख रुपया दिया है। तो देखिए हमें 25 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें 25 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 24,000। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24,000। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से हमसे पूछ क्या रहे हैं, ए का मासिक वेतन, तो हम यहाँ से ए का वार्षिक वेतन निकाल सकते हैं। देखिए ए का वेतन कितना है, 32 यूनिट। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 32 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 32 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24,000 गुने 32 रुपये हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है ए का वार्षिक वेतन पता चल गया और हमसे पूछ क्या रहे ए का मासिक वेतन। तो देखिए अगर हम ए के वार्षिक वेतन में अगर हम 12 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए का मासिक वेतन निकल के आ जाएगा। अब देखिए ए का वार्षिक वेतन कितना है, 24,000 गुने 32, हम इसमें 12 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा ए का मासिक वेतन निकल के आ जाएगा। अब देखिए 12 से ये 24,000 कितने बार में जाएगा, 2,000 में जाएगा। हम 2,000 में अगर 32 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 64,000 रुपया। यानी ए का मासिक वेतन क्या निकल के आ गया, 64,000 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 64,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दूध और पानी की एक मिश्रण की मात्रा 70 लीटर है। इस मिश्रण में 10% पानी है। इसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 70 लीटर हमें मिश्रण दिया है। हमें क्वेश्चन में 70 लीटर मिश्रण दिया हुआ है जिसमें हमें पानी का प्रतिशत कितना है, 10%। यानी शेष क्या होगा, दूध होगा। तो देखिए पानी अगर 10% होगा तो दूध कितना होगा, पानी अगर 10% होगा तो दूध कितना होगा, 90%। दूध कितना होगा, 90%। पानी अगर 10% होगा तो दूध कितना होगा, 90% होगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि इसमें पानी की कितनी मात्रा और मिला दे ताकि जो एक हमारा नया मिश्रण बन गया है उसमें पानी का जो प्रतिशत है वो 25% हो जाए। अब देखिए पानी जब 25% हो जाएगा,
पानी जब 25% हो जाएगा तो दूध कितना रहेगा, दूध कितना रहेगा 75%। अब देखिए हम इस मिश्रण में मिला क्या रहे हैं, हम इस मिश्रण में मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। यानी मिश्रण के अंदर जो दूध का मात्रा पहले होगा, पानी मिलाने के बाद भी दूध का मात्रा उतना ही होगा। यानी दूध का मात्रा क्या है, फिक्स है। देखिए दूध का मात्रा फिक्स है तो जो हमारा दूध का रेशियो होगा, जो हमारा दूध का रेशियो होगा उसके अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण का रेशियो। तो देखिए पहले दूध कितना था 90%, बाद में दूध कितना रह जा रहा है 75%। तो देखिए जो हमारा दूध का रेशियो निकल के आएगा उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण का रेशियो। तो देखिए यहां से हमारा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। हम इसे अगर 15 से काटेंगे तो ये 15 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में, और ये 15 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यानी यहां से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 6/5 निकल के आ गया। अब देखिए दूध का हमारा रेशियो निकल के आ गया तो इसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण का रेशियो। यानी मिश्रण का रेशियो हो जाएगा 5/6। यानी पहले मिश्रण अगर 5 यूनिट होगा तो पानी मिलाने के बाद मिश्रण कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। अब देखिए पहले मिश्रण 5 यूनिट है तो हम पानी मिला रहे हैं तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। यानी मिश्रण कितना से बढ़ गया, 1 यूनिट से बढ़ गया। हमें इस 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम इस 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। हमें जो है क्वेश्चन में शुरुआती मिश्रण दिया हुआ है, हमें शुरुआती मिश्रण कितना दिया हुआ, 70 लीटर, और यहाँ जो है शुरुआती मिश्रण कितना है, 5 यूनिट। यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 70 लीटर दिया हुआ है। अब देखिए हमें 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ से इस 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू 70 लीटर है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 14 लीटर। यानी पानी का प्रतिशत हमें 25% करने के लिए उस मिश्रण में 14 लीटर और पानी मिलाना होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 14 लीटर निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि चावल को 54 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होगी। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की प्रति केजी कीमत कितनी होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि चावल को 54 रुपये प्रति केजी बेचा जा रहा है तो 10% का हानि हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए चावल का जो सीपी होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। चावल का जो सीपी होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100%। तो देखिए एक बार जो है उसे 10% का हानि हो रहा है, एक बार 10% का हानि हो रहा है जब वो 54 रुपये प्रति केजी की दर से बेच रहा है। तो देखिए 10% का हानि होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि उसे किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि उसे 20% का लाभ हो, ताकि उसे 20% का लाभ हो। यानी अब एसपी कितना होना चाहिए, अब एसपी कितना होना चाहिए, एसपी होना चाहिए 120%। तो देखिए हम यहाँ से पहले वाले एसपी और बाद वाले एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए पहले एसपी कितना है, 90% है, और बाद वाला एसपी कितना है, 120% है। अब देखिए यहां से हमारा प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। हम इसे अगर 30 से काटेंगे तो ये 30 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और ये 30 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी पहले वाला एसपी अगर 3 यूनिट होगा तो अब वाला एसपी हमें कितना रखना पड़ेगा, 4 यूनिट, तब जाके हमें 20% का लाभ होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पहले वाला एसपी कितना दिया हुआ है, हमें पहले वाला एसपी 54 रुपये प्रति केजी दिया, 54 रुपये प्रति केजी दिया है। तो देखिए 3 से 54 कितने बार में जाएगा, 3 से 54 जो है 18 बार में जाएगा। यानी हम इसमें 18 से गुना कर रहे हैं तो ये हमारा कितना हो रहा है, 54 रुपये हो रहा है। तो देखिए हम इस 4 में भी 18 से गुना करेंगे, 4 में 18 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 72 रुपये प्रति केजी। यानी उसे अगर 20% का लाभ चाहिए तो चावल को जो है 72 रुपये प्रति केजी के मूल्य पर बेचना होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 72 रुपये निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपये है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर इसे 900 रुपये में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। हमें क्या निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, हमें डिस्काउंट परसेंट 40% दिया है। तो हम सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए उस वस्तु का एमपी यानी छपा हुआ मूल्य अगर 5 यूनिट होगा तो 5 पर अगर 2 का डिस्काउंट मिलेगा तो सीपी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। यानी उस वस्तु का सीपी हमने मान लिया कि 3 यूनिट है, उस वस्तु का सीपी हमने मान लिया 3 यूनिट है, तो एमपी कितना है, 5 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि छपा हुआ मूल्य 900 रुपये है और वो डिस्काउंट लेने के बाद खरीद रहा है और 900 रुपये में बेच रहा है, यानी अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है।
तो देखिए यहाँ अंकित मूल्य अगर 5 यूनिट है तो सीपी कितना है 3 यूनिट। अब देखिए सीपी 3 यूनिट है तो अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, तो देखिए अंकित मूल्य पर बेच रहा है यानी एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 5 यूनिट। अब देखिए यहाँ उसे लाभ कितने का हो जाएगा, यहाँ उसे लाभ हो जाएगा 2 यूनिट का, कितने पर 3 यूनिट पर। हम गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 200/3%। अब देखिए 200/3% को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। हमारा आंसर क्या निकल गया कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 66 सही 2/3% का लाभ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है रमेश ने 15,600 रुपया साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा कराया। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। हमें क्या निकालना, चौथे वर्ष का अंत का ब्याज निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया, 15,600 रुपया। हमें प्रिंसिपल कितना दिया, 15,600 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% दिया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। तो देखिए हम सबसे पहले 2 वर्ष का यहाँ हम ब्याज काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ 2 वर्ष का ब्याज काउंट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज की दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 10% ही ब्याज मिलेगा। यानी टोटल जो है यहाँ एसआई कितना मिल जाएगा, 2 वर्ष में प्रिंसिपल का 20% जो है एसआई मिल जाएगा। अब देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा। तो देखिए 2 वर्ष में उसे जो है प्रिंसिपल का 20% ब्याज मिल रहा है, तो 2 वर्ष बाद प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बाद हमें क्वेश्चन में दिया है कि ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। तो देखिए 2 वर्ष बाद उसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 2 वर्ष बाद प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इस ब्याज को जो है प्रिंसिपल में मिला देगा। प्रिंसिपल कितना है, 15,600 रुपया। तो देखिए 2 वर्ष बाद प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसका जो है 120% हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 120%। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 156 गुने 120 रुपया। अब देखिए 2 वर्ष बाद उसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 156 गुने 120 रुपया। ये जो है तीसरे और चौथे वर्ष के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, चौथे वर्ष के अंत का ब्याज, और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। यानी प्रिंसिपल हमारा तीसरे और चौथे वर्ष के लिए क्या है, 156 गुने 120, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%। तो देखिए चौथे वर्ष जो है ब्याज कितना मिल जाएगा इसका, यानी 156 गुने 120 का 10% जो है उसे ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए हम इसका 10% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल गया जाएगा, चौथे वर्ष के अंत का ब्याज निकल गया जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। हम यहाँ अगर 12 से गुना करेंगे, 12 छक 72 के 2 हाथ में 7, ये हमारा हो जाएगा 12 पचे 60, 60 और 7 क्या हो जाएगा 67 के 7 हाथ में 6, ये हमारा हो जाएगा 12 और 6 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा चौथे वर्ष के अंत का ब्याज क्या निकल के गया, 1872 रुपये निकल के गया। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 1872 रुपये निकल के गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। बी से इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दे, 18 दिन, और दूसरा समय क्या दे, 24 दिन। तो हम सबसे पहले 18 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 18 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 72। हम टोटल काम को मान लेंगे 72 यूनिट, हम टोटल काम को मान लेंगे 72 यूनिट। अब देखिए इस 72 यूनिट काम को जब ए कर रहा है, इस 72 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो 18 दिन का समय लग रहा है, और इस 72 यूनिट काम को जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, बी कर रहा है तो 24 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 18 दिन में अगर 72 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट। बी जो है 24 दिन में अगर 72 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। अब देखिए दोनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं। तो देखिए दोनों मिलके अगर 8 दिन काम करेंगे, यानी ए प्लस बी अगर 8 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो पाएगा, 8 दिन अगर काम करेंगे तो कितना काम हो पाएगा। ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा और बी जो है एक दिन में 3 यूनिट, यानी दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे।
दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे तो 8 दिन में कितना काम हो पाएगा, 7 गुने 8 यानी 56 यूनिट काम हो पाएगा, 56 यूनिट काम हो पाएगा। अब देखिए टोटल हमें काम कितना कराना था, 72 यूनिट, जिसमें से 56 यूनिट काम हो गया, यानी शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया। शेष काम निकालने के लिए हम इस 72 में से माइनस करेंगे 56, ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 यूनिट। अब देखिए इस शेष काम को कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि शेष काम को करने में बी को कितना समय लगेगा, शेष काम को करने में बी को कितना समय लगेगा। शेष काम कितना है, 16 यूनिट। अब देखिए बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 16 यूनिट काम करने में उसे कितना समय लग जाएगा, 16/3 दिन का। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5 सही 1/3 दिन, 5 सही 1/3 दिन, यानी शेष काम को करने में बी को कितना समय लग जाएगा, 5 सही 1/3 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकलेगा, 5 सही 1/3 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।